हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे PYQ रिलेटेड टू NSO, iOS एंड NST-SC। तो इस लेक्चर में हम लोग कोई स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस नहीं करने वाले हैं। हम इसको एक मिक्स चैप्टर वाइज रखते हैं बेटा, क्योंकि जैसा कि हम हमारे ऑल 4 चैप्टर्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट, बॉडी मूवमेंट्स एंड इसके अलावा फूड के अलावा हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, ये चारों ही चैप्टर के PYQ ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम एक मिक्स क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं कि हमारी तैयारी अभी तक कैसी चल रही है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन व्हेन ड्रॉप्ड ऑन अ पीस ऑफ पोटैटो टर्न्स। अब देखिए, हमने स्टार्च टेस्ट पढ़ा था। सबसे पहले स्टार्च क्या होता है, फटाफट से रिकैप करते हैं। हमारे जो प्लांट्स होते हैं जब वो अपना खाना बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तब वो उनमें जो खाना बनता है वो बनता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड सम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। उसमें जो ग्लूकोज होता है वो प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उस स्टार्च को चेक करने के लिए हम करते हैं स्टार्च टेस्ट। स्टार्च का टेस्ट करने के लिए बेटा हमें सबसे पहले मान लीजिए हमें एक लीफ में स्टार्च टेस्ट करना है कि आखिर हमारा वो जो लीफ है वो खाना बना रहा है या नहीं बना रहा है। हम उस लीफ को प्लग करेंगे, प्लग करके उन्हें बॉईल करेंगे, बॉईल करके फिर उन्हें थोड़ा सा अल्कोहल में डिप करके बॉईल करेंगे। पूरी बॉइलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद हम लोग निकालेंगे हमारे लीफ को, एक नॉर्मल पेपर के ऊपर रखेंगे एंड उस लीफ के ऊपर थोड़े से आयोडीन ड्रॉप्स डालेंगे सॉल्यूशन के। जैसे ही आप आयोडीन के ड्रॉप डालेंगे तो हमसे ये पूछा गया है कि जब आयोडीन का सॉल्यूशन जब गिरता है पोटैटो पर, अब पोटैटो की अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे पोटैटो में स्टार्च होता है, बहुत ज़्यादा स्टार्च। आप पोटैटो को कभी स्लाइसेस में ना कट करके रखना पानी के अंदर, थोड़ी सी देर में ना नीचे जैसे आप पोटैटो के वो पानी को लिक्विड को ऐसे करोगे ना, आपको एक बहुत ही स्लिपरी एंड बहुत ही अच्छा है ना एक समथिंग कुछ पाउडर फॉर्म मिलेगा। ठीक है, वो जो फॉर्म होता है ना दैट इज स्टार्च, राइट। अब देखिए, अब स्टार्च में जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या टर्न हो जाएगा, क्या वो येलो टू रेड इन कलर हो जाएगा, क्या वो वायोलेट इन कलर हो जाएगा, क्या वो रेड ब्राउन इन कलर हो जाएगा, क्या वो ब्लू ब्लैक इन कलर हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ब्लू ब्लैक इन कलर। ठीक है, जब भी हम हमारे स्टार्च में आयोडीन टेस्ट करते हैं तो इट टर्न्स इनटू ब्लू ब्लैक कलर। चलिए आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ एयर दैट कवर द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज। अब ना ये कुछ इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराऊं, ताकि आपको आना चाहिए ना ऐसे क्वेश्चंस अगर थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स आ जाएं। देखिए बेटा, हमारे आसपास एनवायरनमेंट में नंबर ऑफ गैसेस होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन भी होती है। ठीक है, तो ये जो लेयर्स होती है ना, वाटर वेपर्स भी होते हैं आसपास गैसेस के साथ, तो ये एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस पूरी मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में नंबर ऑफ गैसेस होती हैं, उनका पार्ट है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स। इसके अलावा बट हम इसको टोटली क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेस विच सराउंड्स द अर्थ। चलिए, आई होप बेटा आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following factor affect the climate of a place? कि आखिर कौन सा फैक्टर हमारे क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस को अफेक्ट करता है। देखिए बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एक क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। अब हमारे दो चीज़ें होती है, एक होता है वेदर, एक होता है क्लाइमेट। वेदर जो होता है ना, वो पूरे दिन का जो भी चेंजेस हुए ना फैक्टर्स में, जैसे टेम्परेचर में चेंज, मान लो रेनफॉल आ गई या कुछ भी है, तो वो एक दिन में जो चेंज हो रहे हैं ना, ये कुछ फैक्टर्स, उनका एक कंपाइल रेशो होता है।
और पूरे एक महीने के वेदर को जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो हमारा क्या होता है, क्लाइमेट निकलता है। अब क्लाइमेट ना कई सारी चीज़ों से अफेक्ट हो सकता है बेटा, जैसे हमारी बारिश आएगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, गर्मी कम हो गई, रेनफॉल आ गया। ठीक है, बारिश कम आई, बारिश बहुत टाइम से नहीं आ रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिकली दैट इज हमारे समर्स आ जाएंगे या फिर वो वेरी हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट हो जाएगा। ठीक है, लगातार बारिश आई तो टेम्परेचर में बहुत स्लो डाउन हो जाएगा, तो वो हमारा कोल्ड क्लाइमेट हो जाएगा। यही देखिए, अगर आप थोड़ा टॉप पे जाते हैं, हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, तो वहाँ पे कंपैरेटिवली हवा ठंडी होती है, तो वहाँ का टेम्परेचर भी क्या रहता है, हमेशा कूल रहता है। बट यही आप सहारा डेजर्ट या ऐसी जगहों पे चले जाएंगे तो वहाँ पे धूप बहुत तेज होती है, तो वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेट रहता है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारा क्लाइमेट एट अ प्लेस अफेक्ट होता है, जैसे कि लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, आप कहाँ कितना नीचे हैं कितना ऊपर हैं हमारे अर्थ से। ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, आसपास ह्यूमिडिटी है या रेनफॉल है, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ेगा। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से डिस्टेंस कितना है, जितना पास में रहोगे वहाँ पे सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज चलेंगे बेटा। तो आपने पढ़ा हो कभी, तो क्या होता है ना कि अगर सी के आसपास रहते हैं ना, तो वहाँ पे रात के टाइम पे लैंड पे दैट इज़ अच्छी हमारी ठंडी हवा दिन के टाइम पे चलती है। ठीक है, जैसे आप अगर सूरत की बात करेंगे तो सूरत में यूजुअली बेटा वहाँ पे गर्मी सर्दी का इतना डिफरेंस नहीं होता है, वहाँ पे ज़्यादातर दिन के टाइम भी ठंडी हवा चलती है, गर्मियों में भी। वाई, बिकॉज वहाँ पे लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज होता है बेटा, तो ज़्यादातर सी वगैरह आसपास रहते हैं ना, तो वहाँ पे लैंड ब्रिज आप पढ़ना कि दिन में क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली ओशंस के ऊपर की ठंडी हवा लैंड पे चलती है, एंड रात के टाइम पे लैंड के ऊपर की ठंडी हवा ओशंस के ऊपर चलती है। तो वो एक अलग टॉपिक हो गया, हम इतना ज़्यादा डिटेल में उसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, बट हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी मैटर करता है कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। ठीक है, नाउ ऑल ऑफ दीज, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि हमारे लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये सारे ही फैक्टर एक जगह के क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, तो ये आंसर सही होगा। तो हम कहाँ लगाएंगे करेक्ट, हमारा ऑप्शन दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, दो स्टेटमेंट्स को रीड करना है और उनके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है रफेज इज एसेंशियल फॉर आवर हेल्थ, इट प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। रफेज होता है बेटा, बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, वेजिटेबल या फ्रूट्स होते हैं, जिनमें बहुत छोटे छोटे से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पोटैटो में भी बहुत अच्छा रफेज होता है, कैरेट में अच्छा रफेज होता है। ठीक है, एंड इसके अलावा हमारा कुकुम्बर में अच्छा फाइबर रफेज होता है। तो मोस्टली ऐसे बोला जाता है कि जब भी आप खाना खाएं तो उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा रफेज इंटेक करें। क्यों करें, वो क्या करता है, जो फाइबर्स होते हैं ना, तो मान लीजिए आपके बॉडी में कोई अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, ये फाइबर्स उसको भी क्लीन आउट करके क्या करते हैं, आपके इजी पैसेज ऑफ डाइजेस्टेड फूड जो है उसको हेल्प करते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड को भी पुश करते हैं। ठीक है, सो इट प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। स्टेटमेंट सेकंड बोल रहे हैं रफेज इंश्योर दैट द फूड वी ईट मूव स्मूथली थ्रू दी डाइजेस्टिव सिस्टम, कि रफेज जो होता है ना वो स्मूथली डाइजेस्टिव सिस्टम से जो फूड होता है उनको मूव आउट कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन यही होता है बेटा, हमारे फूड बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाने की वजह से, अनडाइजेस्टेड फूड या किसी वजह से ब्लॉकेज हो जाने की वजह से जो फीकल वेस्ट होता है बेटा, हमारा अनडाइजेस्टेड रेसिड्यूअल वेस्ट होता है, वो बॉडी से बाहर एनएस के थ्रू नहीं आ पाता। ठीक है, जिस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन बोला जाता है। पर क्योंकि हमारा जो रफेज है वो इजी टेकिंग आउट ऑफ हमारे फूड में हेल्प कर रहा है, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट काफ़ी इजीली एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है, एंड इसी की वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो हमारे दोनों ही सेंटेंस क्या है बेटा, करेक्ट हैं, प्लस जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे फर्स्ट स्टेटमेंट का।
ऐसे रीजन एंड असर्शन क्वेश्चन होता है बेटा, इनको ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर इनमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। 4 ऑप्शन में से दिया जाएगा कि भाई ये जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, इनमें से जो इनका रीजन नीचे दिया हुआ है वो भी क्या करेक्ट है, मतलब सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट को अच्छे से लिंक कर रहा है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा क्या नहीं दे रहा है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बट क्या वो दूसरे को जस्टिफाई कर रहे हैं। थर्ड हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 तो सही है पर स्टेटमेंट 2 गलत है। फोर्थ हो जाएगा स्टेटमेंट सेकंड तो सही है पर स्टेटमेंट 1 ही गलत है। तो आपको उनको स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखना होगा, उनको थोड़ा गो थ्रू करना होगा, उनको लिंक करके देखना होता है, फिर जाकर आप अपने करेक्ट अप्रोप्रिएट जो आपको ऑप्शन लग रहा है उनको सेलेक्ट करें। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट दैट इज बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट जो सेकंड है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। चलिए अब हम आगे चलते हैं बेटा। In the given figure, identify P, Q, R and S and select the correct option. अब हमें ऐसे फिगर बेस्ड क्वेश्चन भी बायो में बहुत आएंगे बेटा। ठीक है, अब हमें ये दिख रहा है साफ साफ कि किसका फिगर दिया हुआ है, लीफ का फिगर दिया हुआ है। लीफ हमने ऑलरेडी पार्ट्स ऑफ प्लांट में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, प्लस हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस भी कुछ सॉल्व किए थे। अब लीफ में देखिए सबसे पहले बेटा बीच में क्या होता है, मिडरिप होता है। सबसे मोटी वेन जो बीच में से जाती है, जो हमारे लीफ को लेफ्ट एंड राइट पार्ट में डिवाइड करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, मिडरिप। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारी इन्हीं मिडरिप से छोटी 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 कई सारी ऐसे लाइंस निकलती हैं, ये क्या होती हैं, वेन्स। क्या कहलाती हैं, वेन्स। इसके अलावा बेटा हमारा ये जो सरफेस होता है ना पीछे का पूरा, ये क्या कहलाता है, लेमिना। इसको क्या बोलते हैं, लेमिना। तो अब आपको ही इसके अलावा बेटा ये वाला पार्ट भी होता है, ये स्टेम से अटैच रहता है एंड इसे हम पेटियोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेटियोल। अब हमें PQRS दिया गया है और हमें इस PQRS बेस पे बताना है कि ये जो हमारे P, Q, R और S हैं वो कौन से PQRS बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में दिए हुए हैं। अब देखिए सबसे पहले हमारा P की देखो यहाँ पे जा रहा है एरो बेटा, ये इस पे, ये हमारा क्या था, मिडरिप। ठीक है, किस पे जा रहा है, मिडरिप। तो P हमारा क्या हो जाएगा, मिडरिप। तो P में मिडरिप कहाँ लिखा हुआ है बेटा, P में मिडरिप, बताइए P में मिडरिप कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है मिडरिप। P में मिडरिप कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है C में, और बाकी ऑप्शंस में तो नहीं है। चलिए और देख लेते हैं। नेक्स्ट बेटा हमें दिखाया हुआ है Q क्या है बेटा, Q पतली पतली सी लाइंस दिख रही है बेटा ऐसे जाती जाती, ये रही, ये क्या है हमारे Q। अब Q यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज Q क्या है, Q इज हमारी वेन्स। वेन्स कहाँ दिख रही है हमें, यहाँ भी दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है। ठीक है, चलिए आगे। इसके अलावा R जो है बेटा वो हमें बेस बताया हुआ है, नीचे का बेस। ठीक है, बेस को हमने क्या बोला था, लेमिना। लेमिना कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये रहा लेमिना। ठीक है, चलिए आगे। लेमिना के बाद S दिया हुआ है, S किधर की तरफ दिया हुआ है हमें, पेटियोल की तरफ। पेटियोल कहाँ कहाँ दिख रहा है, पेटियोल यहाँ भी है, पेटियोल यहाँ भी है। अब PQRS को देखते हुए आप मुझे बताइए कि एक लाइन में सारे करेक्ट ऑप्शन कहाँ गिवन है, क्या लगता है आपको, क्या दिख रहा है आपको, दैट इज C। भाई इसका मिडरिप भी करेक्ट, इसका वेन भी करेक्ट, भाई R का लेमिना भी करेक्ट, S का पेटियोल भी करेक्ट। तो इस लाइन में सारे के सारे आंसर्स क्या हैं, करेक्ट हैं, इसलिए हम C को क्या कर देंगे, करेक्ट मार्क कर देंगे। आगे चलते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब हमें ये अलग अलग स्टेटमेंट्स को वन बाय वन समझना है और बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला बताया हुआ है बेटा, ये हमारा बॉडी मूवमेंट से क्वेश्चन है, द पेल्विक ग्रिडल ऑफ फीमेल इज वाइडर देन दैट ऑफ फीमेल। क्या है कि हमारा जो फीमेल जो होती हैं उनका
पेल्विक ग्रिडल। पेल्विक ग्रिडल बेटा आपके जैसे यहाँ पे स्टमक है ना, जहाँ पे एंड होते हैं, ये कमर के जस्ट नीचे वाली जो बोन्स होती हैं इन्हें हम पेल्विक ग्रिडल बोलते हैं, जो हमें बैठने उठने में हेल्प करती हैं। ठीक है, ये जो होता है पेल्विक ग्रिडल। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो पेल्विक ग्रिडल होता है ना, ये फीमेल्स का थोड़ा सा बड़ा होता है कंपेयर टू मेल। तो ये कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। एक्चुअल में जो फीमेल में जो पेल्विक ग्रिडल होता है बेटा वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है। सेकेंड इज फेम्यूर और थाई बोन। हमने पढ़ा था ना, हमारे नीचे की तरफ यूकस होता है एंड देन टीबिया होता है, ऊपर की तरफ थाई बोन होता है फेम्यूर। बॉडी मूवमेंट में हमने ऐसा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, बोन फ्रैक्चर से रिलेटेड। ठीक है, पैरों की। तो जो फेम्यूर है वो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि हाँ, हमारा जो फीमेल होता है ये एक सबसे लॉन्गेस्ट बोन है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, स्टर्नम प्रोटेक्ट द ब्रेन। स्टर्नम, ये बोल रहे हैं कि ये जो बोन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो ये है ना बोनी स्ट्रक्चर, इसे स्टर्नम बोलते हैं, जबकि ये गलत है भाई। हमारा ये क्या है, स्कल। दिस इज स्कल। हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए स्कल होता है, स्टर्नम नहीं होता है। तो स्कल हमारे ब्रेन को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। आगे देखते हैं, ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव एंडोस्केलेटन। सबसे पहले एंडोस्केलेटन जो हमारे बॉडी के अंदर का स्केलेटन होता है, किसका बना होता है, कार्टिलेजेस का। एंड किसका, बोन्स का। भाई किसने बोल दिया हमारे अंदर बोन्स नहीं होता, बताओ इस स्टेटमेंट को। इतना गलत स्टेटमेंट कि हमारा एंडोस्केलेटन ही नहीं होता, हमारे अंदर बोन्स नहीं होते, हमारे अंदर कार्टिलेजेस नहीं होते। जैसे ऐसा कोई स्टेटमेंट बोले ना, उनको बता देना देखो ये तो हमारे कार्टिलेजेस, ये हमारे बोन्स, ये कार्टिलेजेस, ये स्कल में बोन। तो हमारे बोन्स हैं, कार्टिलेजेस हैं, जिस वजह से ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत। हमें क्या बताना था बेटा, करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट कौन से थे, 1 और 2। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि 1 और 2 कहाँ गिवन है। तो 1 और 2 कहाँ गिवन है, 1 और 2 यहाँ गिवन है। तो हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हम इसको क्या कर देते हैं, करेक्ट। चलिए आगे चले। आई होप बेटा अभी तक आपको बहुत इजीली अच्छे से जो आंसर्स हैं वो समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। Which of the following adaptation help polar bear to survive in a Arctic region? भाई पोलर बियर रहते हैं हमारे क्यूट से एनिमल इन स्नो एरियाज, जहाँ पे बर्फ गिरती है, आर्टिक रीजन में। अब स्नो में रहते हैं तो पहले उनके देख लेते हैं कि ये क्या बता रहे हैं। थिक वाइट फर टू कॉमोफ्लेज इटसेल्फ। कॉमोफ्लेज होता है बेटा एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल्स के अंदर कि वो खुद के सराउंडिंग के हिसाब से खुद का कलर चेंज कर ले अपने प्रे से बचने के लिए, या फिर अपने प्रे को अटैक करने के लिए या प्रेडेटर से बचने के लिए। ठीक है, नाउ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन। भाई थिक लेयर होती है अंडर द स्किन, खुद को मतलब लाइक गर्मी रखने के लिए ठंड से या कूल टेम्परेचर से बचाए रखने के लिए। फ्लिपर्स टू इनेबल इट टू स्विम फास्ट एंड कैच इट्स प्रे। और इनके पैरों में ऐसे फ्लिपर्स होते हैं जिनकी वजह से ये बहुत जल्दी स्विम कर सकते हैं और अपने प्रे को कैच कर सकते हैं। अब अगर मैं पोलर बियर की बात करूं तो देखिए बेटा, पोलर बियर पहली चीज बहुत फैटी होते हैं। ये जो उनके अंडर स्किन फैट होता है ना, ये एक्चुअली उस स्नो कवर्ड जो एरिया है, ऑब्वियस ही बात है वहाँ बहुत ठंड रहेगी, तो उस ठंड से बचने के लिए दे नीड सम एडेप्टेशन। तो उनके लिए उनका एडेप्टेशन ही क्या है, उनके लिए उनका एडेप्टेशन दैट फैट है। अब वो क्या करते हैं, इतने मस्त फैट को भर लेते हैं जिससे जैसे कोई भी ठंडी हवा आती है वो डरकर भाग जाती है। ये तो जोक्स अपार्ट, कोई ठंडी हवा डरकर नहीं भागती, बट हवा जैसी आती है तो वो एयर ट्रैप हो जाती है अंदर फैट में एंड हमें थोड़ा सा वार्म फील होता है, ठंड नहीं लगती ज्यादा। आगे चलते हैं बेटा, इनके अंदर क्या होता है ना कि दे आर वाइट इन कलर। अब क्या होता है, मान लीजिए कि इनको किसी से छुपना है, अपने प्रेडेटर से छुपना है, तो ये क्या करते हैं, इस तरीके से खुद को ब्लेंड कर लेते हैं स्नो के अंदर वाइट होने की वजह से कि वो उनको सराउंडिंग्स के साथ ढाल लेता है और उनको कोई भी प्रे, उनका जो प्रेडेटर है वो पकड़ नहीं पाता और वो खुद को बहुत अच्छे से हाइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज ये इनके जो पैर होते हैं दे आर सपोर्टेड कि वो अच्छे से पैडेड फीट्स होने की वजह से आराम से स्नो में भी चल पाएँ, प्लस वो स्विम भी कर सकते हैं। अब ये ज़्यादातर स्मॉल फिशेस को भी पॉलर बियर खाते हैं बेटा, तो ये स्विम करके जल्दी से फिशेस वगैरह को कैच कर सकते हैं। इनकी स्मेल पावर भी बहुत अच्छी होती है, इनके टीथ एंड इनके नेल्स भी काफ़ी अडेप्टेड होते हैं ताकि वो फिश को खा सकें। ठीक है, तो ये जितने भी फीचर्स है ना, ऑल दीज 3 फीचर्स दीज आर करेक्ट एंड ये एक्चुअली आर्टिक रीजन में पोलर बियर को खुद को अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। ये अडेप्टेशन पोलर बियर को सराउंडिंग्स में रहने में हेल्प करती हैं। तो हमारा आंसर ऑल 3 हो जाएगा। अब आप देखिए, पहले ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड सेकेंड, नहीं। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है सेकेंड एंड थर्ड, नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड, नहीं। लास्ट ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर, क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों ही एडेप्टेशन हमारे पोलर बियर को हेल्प करेंगे टू सर्वाइव इन दैट एरिया। चलिए अब हम चलते हैं बेटा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज कॉज अनीमिया। ठीक है, अनीमिया के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे बॉडी में बेटा होते हैं रेड ब्लड सेल्स, अ पार्ट ऑफ ब्लड। हमारे ब्लड में ना 3 चीजें होती है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारी ब्लड को बहने से बचाते हैं, एकदम से कटवट लग जाते हैं, खून जम जाता है ना, तो दैट इज फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज का काम है कोई भी आ जाए पैथोजन, मतलब कोई भी हमें कोई बीमारी फैलाने के लिए आ जाए, अगर आप खाना अच्छा खाते हो ना, विटामिन सी इनटेक करते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हो, तो बस ऐसे ही पंच मार के डब्ल्यूबीसीज भगा देते हैं उनको, हमें बीमार नहीं होने देते। बट हम हैं कि ग्रीन वेजिटेबल खानी नहीं है, अच्छे से इनटेक करने नहीं है फूड, तो फिर हम बीमार पड़ते रहते हैं। उसका देखो हमारे डब्ल्यूबीसीज कुछ नहीं कर सकते। डब्ल्यूबीसीज बोलते हैं अच्छा खाना दोगे, मेरे को सारे न्यूट्रिएंट्स दोगे जो मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए चाहिए, तो देख लो अगर बीमार हो जाओ तो। अब ये तो हमारी इच्छा। चलिए अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट होते हैं बेटा आरबीसीज। आरबीसीज बहुत जरूरी है, रेड ब्लड सेल्स। इनका काम क्या है बेटा, ये हमारे हीमोग्लोबिन, एक इनके पास आयरन का बना हुआ एक पिगमेंट होता है ना, आयरन से ही ये हीमोग्लोबिन जो है वो काफी हेल्प करता है इनको बनने में। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, दैट इज अ रेड कलर पिगमेंट। तो जो हमारे ब्लड का रेड कलर होता है ना, ये भी आरबीसीज में ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। ये हीमोग्लोबिन हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। जैसे ब्लड लंग्स के पास जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन कलेक्ट करके हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स को दे देगा, पूरे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमारे लंग्स को दे देगा ताकि लंग्स उसे एक्सेल कर पाए। तो ये काफी ज्यादा फंक्शन जो है ना रेस्पिरेशन का, उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं। बट जैसा मैंने बताया कि आयरन इनको बनाने में आरबीसीज को हेल्प करता है। बट अगर आयरन ही नहीं हम इनटेक करेंगे तो धीरे धीरे हमारे अंदर क्या हो जाता है, खून की बेटा कमी हो जाती है, जिस बीमारी को ही बोलते हैं अनीमिया। अनीमिया क्या है, डेफिशिएंसी इन आरबीसीज। जब हमारे ब्लड में आरबीसीज की कमी होने लगती है, जैसे हमारी आईज येलो हो जाएंगी, हमारे हाथ में जो ये थोड़ा सा रेडनेस होती है ना, ये कम हो जाएगी, ये पूरा वाइट येलो दिखने लग जाएगा, हमारी थोड़ी बॉडी स्किन थोड़ी पेल येलो दिखने लग जाएगी। तो ये एक कंडीशन होती है कि हमारे अंदर खून की कमी हो रही है एंड हमारे अंदर क्या हो रहा है, अनीमिया हो रहा है। फिर हमें चुकंदर एंड काफ़ी ज़्यादा पोमीग्रेनेट, ऐसे फ्रूट्स, ऐसे वेजिटेबल खिलाए जाते हैं जिनसे हमारा ब्लड जो है वो आरबीसीज बढ़े, हमें आयरन मिले। सिर्फ आयरन ही नहीं बेटा, B12 जो होता है ना, विटामिन B12, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे ब्लड को बनाने के लिए। इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल आप देखेंगे हर सेकंड हर थर्ड जो पर्सन है ना, उनके बॉडी में ये B12 की जो है वो कमी है। तो कहीं ना कहीं इसके भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स होते हैं बेटा। B12 बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन। पहले तो हमें अच्छे से मिल जाता था, दूध वगैरह के से भी मिलता है, एग से भी मिलता है, पर आजकल पता नहीं क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ आई थिंक एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है या उतनी अच्छी चीज़ें हमें नहीं मिल पा रही कि हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली B12 की डेफिशिएंसी होती जा रही है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। चलिए
विटामिन ए की अगर मैं बात करूं बेटा, थोड़ी ये भी डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। विटामिन के हमारी ब्लड क्लॉटिंग में काफ़ी हेल्प करता है। फॉस्फोरस वही हमारे बोन्स को हेल्दी रखेगा। विटामिन डी बेटा की कमी होने से हमारी बॉडी में रिकेट्स हो जाते हैं, वही वीक बोन्स हो जाते हैं, तो ये हमारे बोन्स को ये हेल्दी रखेगा। आयरन तो हमने अभी देख लिया कि हमारे ब्लड को बढ़ाने में एंड बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अनीमिया किसकी डेफिशिएंसी से होगा, तो भाई विटामिन B12 एंड आयरन। चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिदम क्लासिफाइड एनिमल इन 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीडिंग हैबिट्स। जैसे फीडिंग हैबिट्स क्या होते हैं भाई? हर्बीवोर होते हैं, कार्निवोर होते हैं, ओमनिवोर होते हैं। हर्बीवोर क्या खाएंगे? ओनली ग्रासेस, ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स। कार्निवोर क्या खाएंगे? ओनली मीट, ओनली फ्लैश, ओनली एनिमल प्रोडक्ट्स। ओमनिवोर क्या खाएंगे? सब खाएंगे। जैसे हम ह्यूमन बींग्स, वी आर वेजिटेरियन ऑल्सो, वी आर नॉन वेजिटेरियन ऑल्सो, वी ईट मीट ऑल्सो, वी ईट प्लांट प्रोडक्ट ऑल्सो। ठीक है, तो हम दोनों ही प्रोडक्ट को इनटेक करते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को क्या बोलेंगे? ओमनिवोर। ओमनिवोर के बाद कुछ पैरासाइट्स भी होते हैं बेटा, जो ब्लड सकिंग एंड ये सारी चीजें भी करते हैं। तो ऐसे ही कुछ 4 ग्रुप्स में हमारे जो रिदम है उन्होंने क्लासिफाई किए एनिमल। इन डूइंग सो ही रॉन्गली प्लेस्ड वन एनिमल इन वन ऑफ द ग्रुप। अब उन्होंने क्या किया ना, कुछ एक एनिमल का गड़बड़ कर दिया, जिसमें एक एनिमल को दूसरे ग्रुप में पुट करना था बट उन्होंने दूसरे ग्रुप में पुट कर दिया। नाउ अब हमें उनका काम करना है, सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन को। भाई गलती क्यों करी, इसलिए बोलते हैं काम अच्छे से करना चाहिए। अब उनकी गलती है और ढूंढना हमें पड़ रहा है, बट चलो ढूंढ लेते हैं। चलिए देखिए, टाइगर, स्नो लेपर्ड, वॉल्फ एंड लायन, ये सारे ही बेटा कार्निवोर होते हैं। ठीक है, दे आर मीट ईटर, दे ऑल आर कार्निवोर। ठीक है, लीच खून चूसता है, मॉस्क्यूटो खून चूसता है, लाइज एंड बेडबग्स सब खून चूसते हैं, चिपक जाते हैं, ब्लड सक कर लेते हैं। बस कुछ सर में रहती हैं जैसे लाइज, कुछ एनिमल की बॉडी पे चिपक जाती हैं जैसे लीच। तो ये अलग अलग होते हैं। कुछ मॉस्क्यूटोस मारो उनको, उतने में तो खून चूस जाते हैं। ठीक है, तो दे ऑल आर पैरासाइट ब्लड सकिंग। तो ये सारे क्या हैं? ब्लड सकिंग है, या हम ये बोल सकते हैं दीज ऑल आर राइट नाउ पैरासाइट। चलिए आगे चलते हैं। क्रोकोडाइल भाई हमारे कार्निवोर, स्नेक कार्निवोर, ईगल कार्निवोर, पर क्रो ओमनिवोर। क्रो क्या हो जाता है? ओमनिवोर। बाकी सब क्या है? कार्निवोर। क्रो बेटा थोड़े छोटे छोटे से एनिमल्स भी खा लेता है, एंड इसके अलावा बाकी तो आप उसे तो ग्रेन्स वगैरह, पल्सेस वगैरह रखेंगे तो वो भी खा लेता है। जिराफ प्लांट ईटर, रैबिट प्लांट ईटर, वाइल्ड बीस्ट हर्बीवोर, एंड डियर इज ऑल्सो अगेन अ हर्बीवोर। तो ये सारे क्या हैं? दीज ऑल आर हर्बीवोर। तो जैसा कि आपने देखा बेटा, इसमें सारे करेक्ट हैं। ग्रुप के अंदर सब कार्निवोर हैं, यहाँ सब पैरासाइट हैं, ब्लड सकिंग हैं, और यहाँ सब हर्बीवोर हैं, प्लांट ईटर्स हैं। बस एक ग्रुप है जहाँ सारे कार्निवोर हैं, बट वहाँ क्या आ गया? एक ओमनिवोर आ गया। तो भाई बता दीजिए इस रिधन को कि हमें आपका खोया हुआ जो वर्ड है, जो एनिमल जो आपने गलत मैच कर दिया था, वो मिल गया है, जो कि क्या है? क्रो। तो आपको क्रो को ओमनिवोर में पुट करना पड़ेगा, और ओमनिवोर हाल फिलहाल है नहीं हमारे पास। ठीक है, तो जब वो एक और लिस्ट बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, तो उसमें इनको पुट कर देंगे। हमारा काम यहीं पे ही खत्म। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपाउंड लीव्स आर प्रेजेंट इन। भाई कंपाउंड लीव्स, आपने लीव्स के टाइप तो पढ़े थे ना। लीव्स में क्या होता है? एक लीफ होती है बेटा अपनी सिंपल, जैसे ये हो गई। एक लीफ होती है हमारी कंपाउंड, जिसमें ऐसे 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 करके, मतलब जो एक लैमिना होता है ना, लैमिना जो लीफ का होता है वो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। या आपने वो दिल शेप की ऐसे लीफ भी देखी होगी, देखिए। तो ये भी एक तरीके की क्या हो गई? कंपाउंड लीफ हो गई। मतलब एक सिंपल लीफ, एक ही लैमिना, और जब उनके लैमिना डिवाइडेड हो जाता है कुछ पार्ट्स में, तो हम उन्हें बोल देते हैं कंपाउंड लीफ।
देखिए बेटा, यहाँ मैंगो की बात चल रही है तो मैंगो के पत्ते भी है ना कुछ ऐसे होते हैं, तो दे हैव ऑल्सो सिंपल लीफ। बनाना की तो इतनी बड़ी लीफ अभी आपने देखा ही होगा, इतनी बड़ी बड़ी लीफ होती है उस पर, तो बनाना की लीफ में हम खाना भी खाते हैं। ठीक है, गुआवा की लीफ अगर देखी जाए तो गुआवा की भी बिल्कुल हमारे कुछ ऐसी ही लीफ होती है बेटा, बिल्कुल सिंपल लीफ। ठीक है, तो याद रखना मैंगो में सिंपल लीफ मिलती है, बनाना में सिंपल लीफ होती है, गुआवा में भी सिंपल लीफ होती है। बचा कौन? बचा कैरेट। ठीक है, सो कैरेट जो होते हैं, कैरेट के जो पत्ते होते हैं वो कुछ ऐसे ऐसे ब्रांच होते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर, कैरेट हैज कंपाउंड लीफ। ठीक है, चलिए इसी के साथ आज के हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप सो बेटा अभी तक जितनी भी हमने प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, स्टे ट्यून्ड।